जरा एक ऐसी स्थिति के बारे में सोचिए जिससे हम सब कभी ना कभी गुजरे हैं। मान लीजिए कि कोई एक बहुत ही जरूरी इंटरव्यू है। बिल्कुल। हफ्तों तक उसकी तैयारी की गई, हर एक संभावित सवाल का रट्टा मारा गया और रातों की नींद हराम कर दी गई, क्योंकि वो नौकरी मिलना ना मतलब जिंदगी और मौत का सवाल बन गया था। हाँ, और फिर इंटरव्यू वाले दिन क्या होता है? वही घबराहट में सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, पसीने छूटने लगते हैं और वो मौका हाथ से निकल जाता है। एकदम सही कहा। लेकिन वही दूसरी तरफ कोई ऐसा इंटरव्यू या कोई ऐसा काम जिसकी रत्ती भर भी परवाह नहीं थी, मतलब जिससे बस ऐसे ही मजाक में या टाइम पास के लिए दे दिया गया, हाँ हाँ। और अचानक से वो नौकरी बिना किसी मेहनत के मिल जाती है। बिल्कुल। कभी ये सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्यों जब हम किसी चीज को पाने की बहुत ज्यादा मतलब हदों को पार करने वाली कोशिश करते हैं तो वो चीज उतनी ही तेजी से हमसे दूर भागने लगती है? ये एक बहुत ही दिलचस्प और आम अनुभव है। और अक्सर हम लोग इसे किस्मत का नाम देके छोड़ देते हैं। सही बात है। हम सोचने लगते हैं कि शायद हमारी मेहनत में ही कोई कमी रह गई होगी या हमारी इच्छा शक्ति कमजोर होगी, लेकिन असल में पर्दे के पीछे खेल कुछ और ही चल रहा होता है। कुछ और ही चल रहा होता है, मतलब क्या? मतलब ये कि ये सिर्फ कोई मनोवैज्ञानिक इत्तेफाक नहीं है। इसके पीछे ऊर्जा का एक बहुत ही सटीक विज्ञान काम कर रहा है। अरे वाह! और बिल्कुल इसी विज्ञान को समझना आज के हमारे इस गहरे विश्लेषण का मुख्य मकसद है। बिल्कुल। आज हम जिस सामग्री में गोता लगाने वाले हैं वो वादिम ज़ैलेंड की मशहूर किताब रियलिटी ट्रांसर्फिंग से ली गई है, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन किताब है। हाँ, और विशेष रूप से इसका चौथा अध्याय जो बैलेंस या संतुलन पर आधारित है। आज का हमारा मिशन ये समझना है कि प्रकृति में ये संतुलन का नियम कैसे काम करता है, और सबसे जरूरी बात, कैसे हमारी अपनी भावनाएं, हमारी अपनी बेकरारी रुकावट बनती है। हाँ, किसी भी चीज को बहुत ज्यादा अहमियत देने की आदत हमारी सफलता के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट कैसे बन जाती है। इस पूरी धारणा को यहाँ अत्यधिक ऊर्जा या एक्सेस पोटेंशियल कहा गया है। यहाँ शुरुआत में ही मैं ये बात साफ कर देना चाहती हूँ कि ये कोई आम मोटिवेशनल चर्चा नहीं है। मतलब वो घिसी-पिटी बातें नहीं होंगी। बिल्कुल नहीं। हम यहाँ वो बातें नहीं करने वाले हैं कि सकारात्मक सोच रखिए और सब कुछ जादू की तरह ठीक हो जाएगा। ये दुनिया के काम करने के तरीके और हमारे विचारों की भौतिकी को समझने का एक बहुत ही तार्किक नजरिया है। तो आज हम समझेंगे कि कैसे किसी भी चीज की थोड़ी कम परवाह करना या उसे लेकर रिलैक्स रहना असल में हमें बहुत बेहतर नतीजे दे सकता है। बिल्कुल। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरी प्रक्रिया को डिकोड करते हैं। अगर हम कुदरत को देखें ना, भौतिकी के नियमों को देखें, तो हर चीज संतुलन चाहती है। सही कहा। जैसे हवा के तापमान में जब भी कोई अंतर आता है तो हवाएं चलने लगती हैं ताकि वो तापमान बराबर हो सके। कुदरत को खालीपन या किसी भी तरह का असंतुलन बर्दाश्त नहीं है। एकदम सही। जब भी ऊर्जा का असंतुलन होता है तो संतुलित करने वाली शक्तियां यानी बैलेंसिंग फोर्सेस उसे ठीक करने के लिए तुरंत हरकत में आ जाती हैं। चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं। हाँ, इस पूरी व्यवस्था को ही लॉ ऑफ बैलेंस या संतुलन का नियम कहा गया है। दुनिया में मौजूद हर एक चीज, हर एक कण इसी नियम से बंधा हुआ है। सिर्फ भौतिक चीजें नहीं ना? नहीं, सबसे हैरतअंगेज बात यह है कि ये हमारे विचारों और हमारी भावनाओं की ऊर्जा पर भी उतनी ही सख्ती से लागू होता है जितना गुरुत्वाकर्षण पर। इस बात को पढ़ते हुए मेरे दिमाग में एक तस्वीर बन रही थी। कल्पना कीजिए कि कोई इंसान अपने घर के अंदर एक सुरक्षित कमरे के फर्श पर शांति से खड़ा है। बिल्कुल रिलैक्स। हाँ, उसके मन में कोई तनाव नहीं है, कोई डर नहीं है, वो पूरी तरह से रिलैक्स्ड है। अब उसी इंसान की कल्पना कीजिए जो एक बहुत गहरी खाई के बिल्कुल किनारे पर खड़ा है। बाप रे, वो तो बहुत डरावना होगा, है ना? लेकिन अगर हम सिर्फ भौतिक या शारीरिक नजरिए से देखें तो दोनों ही स्थितियों में वो इंसान कोई हरकत नहीं कर रहा, वो सिर्फ खड़ा है। हाँ, भौतिक रूप से तो कुछ नहीं बदला। बिल्कुल। लेकिन खाई के किनारे पर खड़े होने पर उसके मन में जो भयंकर डर पैदा होता है वो उस स्थिति को बहुत ज्यादा अहमियत या इंपॉर्टेंस दे देता है। और यहीं पे वो अत्यधिक ऊर्जा या एक्सेस पोटेंशियल पैदा होता है। अच्छा। हाँ, कमरे में खड़े होने पर उस इंसान के आसपास का जो ऊर्जा का क्षेत्र था वो एकदम शांत और समतल था, जैसे एक शांत झील का पानी होता है ना। हाँ, एकदम स्थिर। लेकिन खाई के किनारे पर उस डर ने, उस अहमियत ने उस ऊर्जा के क्षेत्र में एक बहुत भारी उथल-पुथल मचा दी, जैसे झील में एक बड़ा सा पत्थर फेंकने जैसी स्थिति हो गई। मतलब ऊर्जा का संतुलन बिगड़ गया। उनका कोई नैतिक उद्देश्य नहीं होता। उनका काम सिर्फ उस उथल-पुथल को रोकना है। हाँ।
उनका काम सिर्फ उस अत्यधिक ऊर्जा को खत्म करना और संतुलन वापस लाना होता है। और ये शक्तियां संतुलन कैसे लाती हैं? अगर हम इसे गहराई से समझें तो ये रबर बैंड को खींचने जैसा है। बहुत अच्छा उदाहरण है। अगर हम अपनी किसी इच्छा या डर से ऊर्जा के रबर बैंड को बहुत ज्यादा खींच लेंगे ना, तो प्रकृति की एकमात्र भौतिक प्रतिक्रिया यही होगी कि वो उस रबर बैंड को वापस उसकी मूल स्थिति में झटके से ले आए। एकदम झटके से। खाई वाले उदाहरण में वो शक्तियां या तो उस इंसान को पीछे की तरफ सुरक्षित जगह पर खींच लेंगी या फिर उसे नीचे धकेल देंगी ताकि किस्सा ही खत्म हो जाए और ऊर्जा वापस शून्य पर आ जाए। बिल्कुल सटीक। और यही इस पूरे सिद्धांत की नींव है। दुनिया की हर चीज, हर परिस्थिति अपने आप में न्यूट्रल या तटस्थ है। मतलब ब्रह्मांड के नजरिए से देखें तो चीजें सिर्फ हैं। हाँ, ये हम इंसान हैं जो उन चीजों पर अच्छा, बुरा, मुश्किल, आसान या जिंदगी और मौत का सवाल होने का ठप्पा लगाते हैं। हम खुद ही उन्हें अहमियत देते हैं। जब हम किसी चीज को जरूरत से ज्यादा अहमियत देते हैं तो हम कुदरत के उस शांत संतुलन को बिगाड़ते हैं और फिर असंतुलित करने वाली शक्तियां उस अहमियत को कुचलने के लिए मैदान में आ जाती हैं। जिसका सीधा सा मतलब है कि हमारा काम बिगड़ जाता है। एकदम सही। लेकिन रुकिए, मुझे यहाँ थोड़ी उलझन हो रही है और मुझे लगता है कि इस बात का थोड़ा विरोध करना भी जरूरी है। बताइए, क्या उलझन है? अगर अहमियत देना इतना ही खतरनाक है तो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी और अपने करियर में इसे कैसे लागू करेंगे? क्योंकि बचपन से लेकर आज तक हमें हर जगह यही तो सिखाया गया है कि जो भी काम करो उसमें अपनी पूरी जान लगा दो। ये तो सिखाया जाता है। पूरी तरह से जुनूनी हो जाओ, अपना 100% दो। क्या ये सिद्धांत ये कहने की कोशिश कर रहा है कि अपने काम के प्रति जुनूनी होना वैज्ञानिक रूप से हमारी असफलता की वजह बन सकता है? ये बहुत ही गहरा सवाल है। मतलब अगर हम अपने करियर की परवाह ही नहीं करेंगे तो क्या हम लापरवाह नहीं हो जाएंगे? ये एक बहुत ही स्वाभाविक और तार्किक सवाल है। और यहाँ जो सबसे हैरत अंगेज बात है वो ये है कि काम में डूबने और काम को ही अपनी पूरी दुनिया बना लेने में जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा, फर्क है? हाँ, स्रोत सामग्री इस बात को बहुत स्पष्ट करती है कि अपने काम के प्रति समर्पित होना, उसमें आनंद लेना तब तक ही सही है जब तक वो किसी व्यक्तिगत लक्ष्य या खुशी से जुड़ा हो। तो समस्या कब शुरू होती है? समस्या तब शुरू होती है जब कोई इंसान काम को एक मशीन की तरह करने लगता है और उसे इतनी ज्यादा अहमियत दे देता है कि जिंदगी की बाकी सारी चीजें उसके सामने शून्य हो जाती हैं। मतलब ये एक तराजू के पल्लों की तरह है। अगर एक पल्ले पर सिर्फ काम और करियर रख दिया जाए, हाँ, और दूसरे पल्ले पर जिंदगी की बाकी तमाम चीजें जैसे परिवार, आराम, निजी शौक, सेहत, मानसिक शांति, सब कुछ दांव पर लगा दिया जाए, तो तराजू का संतुलन पूरी तरह से टूट जाएगा। बिल्कुल। ये एक भयंकर अत्यधिक ऊर्जा पैदा करेगा। और फिर संतुलित करने वाली शक्तियां क्या करेंगी? वे उस अहमियत के पहाड़ को तोड़ने की कोशिश करेंगी। कुदरत कैसे तोड़ेगी उस पहाड़ को? वे इंसान को शारीरिक रूप से बीमार कर देंगी या उसे गहरे मानसिक तनाव और डिप्रेशन में धकेल देंगी। शरीर और दिमाग एक साथ जवाब दे जाते हैं। बाप रे! ये कोई संयोग या सिर्फ कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है। ये कुदरत का अपना तरीका है उस ऊर्जा के असंतुलन को बलपूर्वक रोकने का। वो आपको थप्पड़ मारकर रोक देती है। इसका मतलब यह है कि आजकल जिसे हम बर्नआउट कहते हैं, जब इंसान पूरी तरह से टूट जाता है और उससे काम नहीं हो पाता, वो असल में कुदरत की संतुलित करने वाली शक्तियों का एक जोरदार तमाचा होता है। बिल्कुल, जो उसे आराम करने पर मजबूर कर देता है। लेकिन फिर इसका उपाय क्या है? आज की भागदौड़ भरी दुनिया में इंसान अपना काम भी करे, सफलता भी पाए और इस जाल में भी न फंसे। ये कैसे मुमकिन है? इसका सबसे कारगर उपाय है अनासक्ति के साथ काम करना। सामग्री में एक बहुत ही खूबसूरत और गहरी सलाह दी गई है। क्या सलाह है वो? जब आप काम पर जाएं, तो अपने हाथ दें, अपना दिमाग दें, अपनी पूरी कुशलता दें, लेकिन अपना दिल मत दें। अपना दिल मत दें मतलब भावनात्मक रूप से उसमें ना उलझें। मुझे इस पर सोचते हुए ना इनर गार्जियन या आंतरिक रक्षक का वो विचार याद आ रहा है। हाँ, वो बहुत शक्तिशाली विचार है। ये रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत काम आ सकता है। ये एक ऐसा अभ्यास है कि हम अपने ही अंदर एक दर्शक या एक गवाह को बिठा लें। एकदम सही। ये गवाह बस चुपचाप पीछे खड़ा रहता है और हमारी हर हरकत पर नजर रखता है। मान लीजिए ऑफिस में बॉस बहुत जोर से चिल्ला रहा है या कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दांव पर है। तब वो इनर गार्जियन क्या करेगा? उस वक्त वो इनर गार्जियन हमें याद दिलाता है कि हम इसे बहुत ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। ये हमें अपना काम पूरी ईमानदारी और परफेक्शन के साथ करने की आजादी देता है, बिना उस स्थिति के डर में बहे।
और ये बहुत जरूरी है कि हम इस बात को स्पष्ट रूप से समझें कि अनासक्त होने का मतलब लापरवाही बिल्कुल नहीं है। हाँ, लापरवाह नहीं होना है। निकाल दिया जाएगा, जिससे फिर से एक नया असंतुलन पैदा होगा। यानी हमें बैलेंस बनाना है। इसलिए काम को एकदम बेहतरीन तरीके से करना है, उच्च कोटि का प्रदर्शन करना है, लेकिन अंदर से बिल्कुल शांत रहकर, बिना ये सोचे कि ये काम जिंदगी और मौत का सवाल है। चलिए, अगर काम से भावनाओं को अलग रखने की बात समझ में आ भी जाए, तो क्या होगा जब बात इंसानों की हो, क्योंकि इंसान सबसे जटिल प्राणी है। हाँ, रिश्तों में ये बहुत आम है। तो चलिए चर्चा को रिश्तों और आदर्शवाद या आइडियलाइजेशन की तरफ ले चलते हैं, क्योंकि हम अपने समाज में देखते हैं कि हमें अपने जीवन साथी को या अपने किसी रोल मॉडल को एक ऊंचे आसन पर बिठाना सिखाया जाता है। बहुत ज्यादा पूजा जाता है। जब हम किसी इंसान को इतनी अहमियत देते हैं, तब इस संतुलन के नियम का क्या होता है? तब भावनात्मक स्तर पे एक बहुत बड़ी तबाही मचती है, क्योंकि जब भी हम किसी चीज या किसी इंसान को आदर्श मान लेते हैं, तो हम असल हकीकत को झुठला रहे होते हैं। मतलब हम सच नहीं देख रहे होते। हाँ, हम उस इंसान में वो गुण देखने लगते हैं जो असल में उसमें कभी थे ही नहीं। ये एक बहुत बड़ा भ्रम पैदा करता है। मुझे इस अवधारणा को समझने के लिए फूलों की घाटी वाला वो नजरिया बहुत दिलचस्प लगा। अगर हम इसे अपनी जिंदगी में लागू करके देखें, मान लीजिए कि कोई इंसान एक बेहद खूबसूरत फूलों की घाटी से गुजर रहा है। वो उन खिले हुए फूलों को देखता है, उनकी खुशबू महसूस करता है, उनकी सुंदरता की तारीफ करता है और खुश होता है। ये एक शुद्ध भावना है। हाँ, इसे हम अनकंडीशनल लव कह सकते हैं। यहाँ ऊर्जा का कोई असंतुलन नहीं है, लेकिन जैसे ही वो इंसान उन फूलों को अपनी जागीर समझने लगता है, उन्हें तोड़ने, उनसे परफ्यूम बनाकर बेचने या उन्हें सिर्फ अपने पास कैद करके रखने के बारे में सोचने लगता है, तो वो प्यार खत्म हो जाता है और वो निर्भरता या डिपेंडेंसी बन जाती है। बिल्कुल। और जहां निर्भरता आती है, वहां हमेशा शर्तें साथ आती हैं, जैसे कि अगर तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार करोगे तभी मैं तुम्हें प्यार करूंगी। ये तो हम सब रोज देखते हैं। निर्भरता का सीधा सा मतलब है कि आपने अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल पूरी तरह से किसी और इंसान के हाथ में दे दिया है। और ये खतरनाक है। बहुत खतरनाक। ये एक बहुत बड़ा एक्सेस पोटेंशियल या अत्यधिक ऊर्जा पैदा करता है। जब हम किसी इंसान को देवता बनाकर एक ऊंचे आसन पर बिठाते हैं, तो हम ऊर्जा के स्तर पर एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा कर देते हैं। और कुदरत को पहाड़ पसंद नहीं है। बिल्कुल नहीं। जैसा कि हमने पहले समझा, संतुलित करने वाली शक्तियों का काम ही पहाड़ों को काटकर जमीन को समतल करना है। ये तो रिश्तों को देखने का नजरिया ही बदल देता है। मतलब जब हम किसी को बहुत ज्यादा पूजने लगते हैं, तो हम खुद ही उन गिरने का इंतजाम कर रहे होते हैं। बिल्कुल। इसमें जर्मन लेखक कार्ल मे की एक बहुत ही हैरतअंगेज कहानी का जिक्र किया गया है, जो इस बात को एकदम साफ कर देती है। अरे हाँ, वो कालमे वाली कहानी। कार्ल मे ने अमेरिका के वाइल्ड वेस्ट पर बहुत ही रोमांचक उपन्यास लिखे थे। उनके उपन्यासों के किरदार इतने जीवंत थे कि पाठकों ने कार्ल मे को ही उन उपन्यासों का असली हीरो मान लिया। मतलब पाठकों ने उन्हें भगवान बना दिया। हाँ, उन्होंने कार्ल मे को एक देवता की तरह पूजना शुरू कर दिया और ये मान लिया कि वो खुद अमेरिका में ये सारे कारनामे कर चुके हैं। मतलब उन्होंने एक बहुत बड़ा आदर्श या आइडल बना लिया था, जो कि एक बहुत बड़ी अत्यधिक ऊर्जा थी। हाँ, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। जब ये सच्चाई सामने आई कि कार्ल मे कभी अमेरिका गए ही नहीं थे और उन्होंने अपनी कुछ सबसे मशहूर कहानियां असल में जेल में बैठकर लिखी थीं, तो वो भ्रम का पहाड़ एक झटके में टूट गया। बाप रे, तब तो पाठकों को बहुत झटका लगा होगा। संतुलित करने वाली शक्तियों ने उस अत्यधिक ऊर्जा को जमीन पर लापटका और नतीजा क्या हुआ? क्या हुआ? वही अंधभक्त प्रशंसक जो कल तक उनकी पूजा करते थे, उनके सबसे बड़े दुश्मन बन गए और उनका मजाक उड़ाने लगे। तो इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि जब भी हम किसी इंसान, किसी रिश्ते या किसी भी चीज को बहुत ज्यादा अहमियत देकर एक भ्रम का गुब्बारा फुलाते हैं, तो कुदरत की शक्तियां उस गुब्बारे को फोड़ने के लिए एक सुई लेकर हमेशा तैयार रहती हैं। बिल्कुल सही कहा। प्यार करें, सम्मान दें, लेकिन सामने वाले को अपनी खुशी का एकमात्र जरिया कभी ना बनाएं। ठीक है, अगर प्यार और रिश्तों में किसी और से मोह इतना नुकसानदेह है, तो क्या हमारी अपनी खुद की इच्छाएं भी हमारे खिलाफ काम कर सकती हैं? मतलब अगर मैं अपनी जिंदगी में कुछ पाना चाहता हूं, कोई मेरी बहुत बड़ी चाहत है, तो क्या वो भी गलत है? देखिए, चाहना कभी गलत नहीं होता, लेकिन उस चाहत में जब पागलपन, बेकरारी या हताशा जुड़ जाती है, तब वो खतरनाक हो जाती है। इस बात को विजुअलाइज करने के लिए मुझे वो जंगली सुअर और नीली चिड़िया वाली तस्वीर बड़ी मजेदार लगी। ये मेरे दिमाग में बिल्कुल एक कार्टून की तरह छप गई है। हाँ, वो बहुत ही सटीक उदाहरण है। जरा सोचिए,
एक जंगली सूअर एक छोटी सी नीली चिड़िया को पकड़ना चाहता है। वो उसे पाने के लिए इतना बेकरार है कि उसके मुंह से लार टपक रही है। वो जोर जोर से हाँफ रहा है, पूरी ताकत से जमीन खोद रहा है और भयानक शोर मचा रहा है। तो चिड़िया का क्या होगा? अब जाहिर सी बात है, इस शोर शराबे और इस आक्रामक बेकरारी को देखकर वो चिड़िया तो उड़ी जाएगी। सूअर की वो अत्यधिक इच्छा ही उस चिड़िया को दूर भगा रही है। बिल्कुल। लेकिन अगर वही सूअर लापरवाही से बस ऐसे ही टहलता हुआ जाता, बिना कोई शोर किए, तो शायद उसके पास चिड़िया को पकड़ने का एक बहुत अच्छा मौका होता। ये उदाहरण एकदम सटीक है। ये इस बात को बहुत गहराई से समझाता है कि कैसे अत्यधिक इच्छा चीजों को हमसे दूर धकेलती है। तो इच्छा को कैसे रखना चाहिए? इच्छा या डिजायर तब तक पूरी नहीं होती जब तक वो शुद्ध इरादे या प्योर इंटेंशन में नहीं बदल जाती। इस शुद्ध इरादे को हम आम बोलचाल में कैसे समझेंगे? मतलब इसका असल में क्या मतलब हुआ? शुद्ध इरादे का मतलब है किसी काम को करने का पक्का संकल्प, लेकिन बिना इस बात की चिंता किए या बिना इस बात से डरे कि नतीजा क्या होगा। मतलब काम करना है पर रोना नहीं है। हाँ, इसमें मुझे ये हर हाल में चाहिए वरना मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी वाली हताश भावना नहीं होती। शुद्ध इरादा एक बहुत ही शांत, स्थिर और केंद्रित ऊर्जा होती है। इसमें काम करने की ऊर्जा तो होती है, लेकिन पाने की बेकरारी नहीं होती। ये समझ में आता है। लेकिन अब एक ऐसी भावना की तरफ बढ़ते हैं जो शायद इन सबसे ज्यादा खतरनाक है, इच्छा और मोह से भी ज्यादा विनाशकारी। अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें ना, तो वो सबसे खतरनाक भावना है अपराध बोध या गिल्ट। अपराध बोध। ये इतना खतरनाक क्यों है? ये तो अक्सर हमें एक अच्छा इंसान बनने में मदद करता है ना। नैतिकता के नजरिए से शायद हाँ, लेकिन ऊर्जा के नजरिए से बिल्कुल नहीं, क्योंकि अपराध बोध प्रकृति में सबसे बड़ा और सबसे शुद्ध असंतुलन पैदा करता है। ऐसा क्यों? हमें ये समझना होगा कि प्रकृति के पास अच्छे और बुरे का कोई नैतिक पैमाना नहीं है। वो किसी जज की तरह काम नहीं करती, वो सिर्फ ऊर्जा की तरंगें देखती है। जब कोई इंसान अपने अंदर अपराध बोध महसूस करता है, तो वो अनजाने में ही पूरे ब्रह्मांड को एक बहुत तेज सिग्नल भेज रहा होता है कि मैंने कुछ गलत किया है और मुझे इसकी सजा मिलनी चाहिए। मतलब ये कि अपराध बोध किसी चुंबक की तरह सीधे तौर पर सजा को अपनी तरफ खींचता है। बिल्कुल। संतुलित करने वाली शक्तियों को इस बात की परवाह नहीं करती कि आपने असल में कोई अपराध किया है या नहीं, या आप कितने अच्छे इंसान हैं। तो वो क्या करती हैं? अगर आपके अंदर अपराध बोध की अत्यधिक ऊर्जा लगातार बनी हुई है, तो वे शक्तियां बस उस ऊर्जा को संतुलित करने के लिए सजा देने वाले हालात पैदा कर देंगी। ये तो बहुत ही चौंकाने वाला नजरिया है। इस बात को साबित करने के लिए पूर्व सोवियत संघ के राजनीतिक कैदियों की एक बहुत ही शक्तिशाली कहानी सामने आती है। हाँ, वो कहानी बहुत प्रेरणादायक है। खतरनाक जेलों में डाला गया तो किसी को भी यही लगेगा कि वे कमजोर चश्मे वाले कैदी आसानी से शिकार बन जाएंगे और मार दिए जाएंगे। बिल्कुल, कोई भी यही सोचेगा। लेकिन हकीकत में इसके बिल्कुल उलट हुआ। हाँ, और उसका कारण उनका शारीरिक बल नहीं था। उन राजनीतिक कैदियों के अंदर कोई अपराध बोध नहीं था। वे अपने दिल में जानते थे कि वे पूरी तरह से निर्दोष हैं और अपने ऊंचे उसूलों के लिए उस जेल में हैं। तो उनके अंदर गिल्ट नहीं था? बिल्कुल नहीं। शारीरिक रूप से कमजोर होने के बावजूद उनके अंदर एक ऐसी जबरदस्त व्यक्तिगत शक्ति थी जो अपराध बोध की अनुपस्थिति से पैदा हुई थी। और ऊर्जा के स्तर पर इसका क्या असर हुआ? ऊर्जा के स्तर पे ये शक्ति इतनी हावी थी कि उन खूंखार अपराधियों को भी उनका सम्मान करना पड़ा। वे अपराधी अवचेतन रूप से उस ऊर्जा को महसूस कर सकते थे। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि असली ताकत शारीरिक नहीं है, बल्कि मानसिक रूप से अपराध बोध से पूरी तरह से मुक्त होना है। एकदम सही। तो इस सब का मतलब क्या है? इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटना शुरू करें, काम हो, रिश्ते हों, हमारी अपनी इच्छाएं हों या अपराध बोध हो, हर जगह अहमियत को कम करना ही सारी समस्याओं की चाबी है। बिल्कुल। लेकिन अब हम उसे एक चीज पर आते हैं जो शायद दुनिया में सबसे ज्यादा एंग्जाइटी या तनाव पैदा करती है और जिसे दुनिया में सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती है, पैसा। हाँ, पैसा सबसे बड़ा मुद्दा है। हम पैसे पर इस नियम को कैसे लागू करें? क्योंकि अगर हम पैसे को अहमियत नहीं देंगे तो हम खाएंगे क्या? हम बिना अहमियत दिए अपने बड़े लक्ष्य कैसे हासिल कर सकते हैं? देखिए, पैसे को लेकर समाज ने हमारे दिमाग में एक बहुत गहरा भ्रम पैदा कर रखा है और यहीं पर हमें पेंडुलम जैसी व्यवस्थाओं को समझना होगा। पेंडुलम? समाज में ऐसी कई बड़ी व्यवस्थाएं, ढांचे और विचारधाराएं हैं जो हमारी ऊर्जा पर पलती हैं। ये व्यवस्थाएं हमें ये भ्रम देती हैं कि जीवन में कुछ भी बड़ा करने से पहले
पहले अमीर बनना जरूरी है। हाँ, सब यही कहते हैं। जबकि ऊर्जा के विज्ञान के अनुसार पैसा कभी भी मुख्य लक्ष्य नहीं होता। वो केवल लक्ष्य के रास्ते में आने वाला एक सहयोगी गुण या अकम्पनिंग एट्रीब्यूट है। चलिए इसको थोड़ा और सरल बनाते हैं। मान लीजिए किसी का बहुत बड़ा सपना है कि वो पूरी दुनिया घूमे, अलग अलग संस्कृतियों को देखें। अब हमारे समाज की कंडीशनिंग के हिसाब से एक आम इंसान क्या सोचेगा? वो सोचेगा कि बहुत पैसा चाहिए। हाँ, वो सोचेगा मुझे दुनिया घूमनी है और इसके लिए मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, तो मैं पहले अपने इस लक्ष्य को भूल जाता हूँ, दिन रात काम करके करोड़ों रुपए कमाऊंगा और फिर बुढ़ापे में दुनिया घूमूंगा। या उसने अपना मुख्य लक्ष्य किनारे रख दिया और पैसे को अपना भगवान बना लिया। और नतीजा क्या होता है? वो इंसान जीवन भर सिर्फ पैसे के पीछे भागता रहता है, अत्यधिक ऊर्जा पैदा करता रहता है और वो दुनिया कभी नहीं घूम पाता। तो इस स्थिति में सही नजरिया क्या होना चाहिए? सही नजरिया ये है कि आपका पूरा ध्यान दुनिया घूमने के उस मुख्य लक्ष्य पर ही केंद्रित होना चाहिए, पैसे पर नहीं। मतलब सिर्फ लक्ष्य पर फोकस करें। हाँ, जब आपका इरादा शुद्ध होता है, आप अपने लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ाते हैं और उस लक्ष्य को लेकर बिना किसी अत्यधिक अहमियत के शांत मन से काम करते हैं, तो पैसा उस यात्रा के एक हिस्से के रूप में खुद ब खुद आपके पास आ जाता है। रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। बिल्कुल खुलने लगते हैं। ये सुनने में थोड़ा जादुई या ख्याली लग सकता है, लेकिन अगर हम ऊर्जा के इस पूरे सिद्धांत को देखें तो ये एकदम तार्किक लगता है। कामयाबी का ये नुस्खा असल में बहुत ही साधारण है। बहुत साधारण है। मुझे वो अखबार वाला उदाहरण बहुत पसंद आया जो इस बात को बिल्कुल साफ कर देता है। अपने सबसे बड़े लक्ष्य को हासिल करने के इरादे को उतना ही सामान्य और हल्का रखें जितना कि सुबह उठकर पड़ोस की दुकान से जाकर अखबार खरीदना। बहुत प्यारा उदाहरण है ये। जरा सोचिए, जब हम अखबार लेने जाते हैं तो क्या हम डर से कांप रहे होते हैं? क्या हम रात भर सो नहीं पाते कि हाय राम कल मुझे अखबार मिलेगा या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या हम बहुत ज्यादा उत्साह से भरे होते हैं? नहीं, हम बस शांति से जाते हैं, पैसे देते हैं और अखबार ले आते हैं। कोई अत्यधिक ऊर्जा नहीं, कोई ड्रामा नहीं। बिल्कुल सटीक। आपका लक्ष्य कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसके प्रति आपका नजरिया अखबार खरीदने जितना ही शांत और स्थिर होना चाहिए। और अगर हम घबरा जाएं तो? रोजमर्रा की जिंदगी में किसी भी भारी या मुश्किल स्थिति की अहमियत को तुरंत कम करने के लिए राजा सुलेमान या किंग सोलोमन का एक बहुत ही बेहतरीन ऐतिहासिक जिक्र मिलता है। अरे हाँ, राजा सुलेमान की वो मशहूर अंगूठी। हाँ, ऐसा कहा जाता है कि उनके पास एक अंगूठी थी जिस पर अंदर की तरफ एक बहुत ही जादुई वाक्य लिखा था, ये भी गुजर जाएगा, यानी दिस टू शैल पास। और वो इसका इस्तेमाल कैसे करते थे? जब भी वो जीवन में बहुत ज्यादा खुश होते या जब भी उन पर कोई बहुत भारी मुसीबत आती तो वो बस उस अंगूठी को देखते थे। ये एक छोटा सा वाक्य उन्हें तुरंत याद दिलाता था कि सब कुछ अस्थायी है। हाँ, ये याद दिलाता था कि दुनिया की कोई भी परिस्थिति, चाहे वो कितनी भी अच्छी या कितनी भी बुरी क्यों ना हो, इतनी अहम नहीं है कि वो हमेशा बनी रहे। ये तो बहुत शक्तिशाली है। ये किसी भी हालात की अहमियत को शून्य पर लाने का और अपने इनर गार्जियन को जगाने का सबसे आसान तरीका है। तो अगर हम आज की इस पूरी विस्तृत चर्चा का निचोड़ निकालें तो सबसे बड़ी सीख ये है कि जीवन में समस्याओं, बाधाओं और बंद दरवाजों से लड़ने या भिड़ने की कोशिश मत करो। बिल्कुल। उन दीवारों पर अपना सिर मत फोड़ो। इसके बजाय बस उनके प्रति अपनी अहमियत को, अपनी उस अत्यधिक ऊर्जा को कम कर दो। सही कहा। जब हम किसी समस्या को बहुत ज्यादा अहमियत देना बंद कर देते हैं तो वो दीवार या तो खुद ब खुद ढह जाती है या हमें उसके बगल से निकलने का रास्ता मिल जाता है। एकदम सही। इस दुनिया में एक मेहमान की तरह रहें। जैसे कहा जाता है कि घर जैसा आराम महसूस करें, पूरी तरह से रिलैक्स रहें। लेकिन ये मत भूलें कि आप यहाँ सिर्फ एक मेहमान हैं। इसलिए किसी भी चीज को अपनी निजी जागीर समझने की या जरूरत से ज्यादा सीरियस लेने की गलती न करें। क्या बात है। सच में इस दुनिया में कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा सीरियस लेने लायक है ही नहीं। बिल्कुल नहीं। और अंत में मैं इस पूरी चर्चा से प्रेरित एक बहुत ही गहरा विचार छोड़कर जाना चाहूंगी। बताइए, क्या विचार है? अगर हम अपनी जिंदगी में देखें तो हमेशा हमें यही सिखाया गया है कि ब्रह्मांड हमारी इच्छा शक्ति, हमारे संघर्ष और हमारे पसीने का इम्तिहान लेता है। जो इंसान जितना ज्यादा जूझेगा, जितना ज्यादा दर्द सहेगा, वही जीतेगा। हाँ, सभी मानते हैं। लेकिन आज की इन बातों को सुनकर जरा गहराई से सोचिए, क्या हो अगर ब्रह्मांड हमारी मेहनत का या हमारे संघर्ष का नहीं, बल्कि इस बात का इम्तिहान ले रहा हो कि हम चीज़ों को लेट गो करने में, रिलैक्स रहने में और चीज़ों को अहमियत न देने में कितने माहिर हैं। ओहो,
ये तो जिंदगी को देखने का पूरा नजरिया ही पलट देता है। शायद शायद जीवन की असली जीत हर पल बस संघर्ष करने और हाथापाई करने में नहीं है। असली जीत तो शांत होकर, बिना डरे और बिना अहमियत दिए इस पूरे खेल का मजा लेने में है। बहुत ही कमाल की बात कही आपने। और इसी बेहद नई और गहरी सोच के साथ आज का हमारा एक गहरा विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है इस चर्चा ने सोचने के कुछ बिल्कुल नए आयाम दिए होंगे और शायद कुछ कंधों से बोझ भी कम किया होगा। सुनते रहिए, सीखते रहिए।